कभी आपको लगता है कि मैं गलत का साथ दे रहा हूँ? कभी ऐसा कोई मोमेंट आया है? And I suddenly receive a WhatsApp from his wife कि don't support my husband. Your client is a criminal minded person and you are supporting him. मेन 5 कारण क्या हैं जिनकी वजह से डाइवोर्स आज की डेट में ज़्यादा हो रहे हैं? Matrimonial disputes लेडीज़ के कंडीशन में पोस्टमार्टम ज़्यादा देखे जाते हैं. क्या लॉ बायस्ड नहीं है? मतलब राइट्स ऑफ मेन आर इक्वल्स टू राइट ऑफ वुमेन, क्या ऐसा है हमारे मैट्रिमोनियल लॉ में या कहीं पे भी? Men और women दो डिफरेंट ह्यूमन क्रीचर्स हैं. बायोलॉजिकली दे आर नॉट सेम. वी आर टॉकिंग अबाउट 100% ऑफ द केसेस. उसमें कितने परसेंट केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे फीमेल इज एट फॉल्ट और कितने परसेंट केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मेल इज एट फॉल्ट? कई जगह ऐसी हैं जो लड़कियां झूठ बोलने से नहीं कतराती. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू फाइल अ डाइवोर्स केस? एक डाइवोर्स किसी के लिए कितना महंगा पड़ सकता है? मतलब व्हाट आर द फाइनेंशियल्स इन्वॉल्वड इन दिस? ये डिसाइड कैसे होता है? मतलब हु टू डिसाइड कि एलिमनी कितना जाएगा या मेंटेनेंस कैसे कितना जाएगा, और किस बेसिस पे एलिमनी और मेंटेनेंस डिसाइड होते हैं? हाँ, that's why the income asset and liability affidavits usually asked by both the parties and it is the rule. Both the parties have to give that. Normally husbands अपने आप को लेस अर्निंग वाला दिखाते हैं, वाइफ अपने हस्बैंड्स को बहुत अमीर दिखाती हैं. ओके, सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द पॉडकास्ट. आज का पॉडकास्ट एक ऐसे गेस्ट के साथ है जिनसे नॉर्मली वैसे सब बचना चाहते हैं, ठीक है, बट स्टिल वी नीड देम, वी नीड हिम, क्योंकि एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. आई एम टॉकिंग अबाउट एडवोकेट गौरव कश्यप. ही इज़ द फाउंडर ऑफ फैमिली कानून. वो गुड़गांव में अपनी प्रैक्टिस करते हैं. ही इज़ अ मैट्रिमोनियल लॉयर. He's a divorce expert, he's a divorce lawyer, we can say. Overseas divorce में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है. When I was talking to him, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे उनसे बात करी है. We have talked about कि क्या क्या रीजंस हैं मेजरली इंडिया में डाइवोर्स होने के, और हमने उनसे बात करी कि कैसे आप, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ डाइवोर्स, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड अगर आपको अपना डाइवोर्स जल्दी ख़त्म करना है, या फिर इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है. आई होप ये आप लोगों को काफ़ी नॉलेज देगा. आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसे एंड तक देखें इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस अनफॉर्चुनेट प्रोसेस. सो नाउ लेट्स वेलकम एडवोकेट गौरव कश्यप. हाय सर, कैसे हैं आप? हेलो मोहित, बहुत अच्छे. आप बताइए. वेलकम टू द पॉडकास्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम. सो सर, मैं बात करूं, यू आर बीइंग अ लॉयर और स्पेसिफिकली डाइवोर्स लॉयर, जो इंडिया में टू बी वेरी ऑनेस्ट एक टबू माना जाता है डाइवोर्स. सर, आपको क्या लगता है कि बीइंग अ डाइवोर्स लॉयर सबसे टफ पार्ट क्या है? सबसे टफ पास बीइंग अ मैट्रिमोनियल लॉयर मुझे लगता है कि जो क्लाइंट्स के अंदर एंजाइटी होती है उसको कंट्रोल करना. बिकॉज मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आर वेरी इमोशनल इन नेचर, not like civil property disputes or some criminal disputes. So it is a very difficult part to manage the emotions, the anxiety of the client. तो अभी आपने बोला मैनेज द एंजाइटी एंड दैट इमोशनल पार्ट ऑफ द क्लाइंट. इसी में लोग कई बार आपको डेफिनेटली विलेन समझते होंगे, बीइंग अ लॉयर जो घरों को तोड़ रहे हैं, या उस टाइप से कुछ. इसके भी दो रूप हैं. हमारे क्लाइंट्स कई बार जब हम उनको समझाते हैं नॉट टू बी सो इमोशनल और उनको मोटिवेट करने की भी कोशिश करते हैं, तो एक तो उनका पार्ट है जो वो हमें समझते हैं. कई बार हाँ हमें लगता है वो हमें हार्टलेस समझते हैं, इमोशनलेस समझते हैं कि नहीं आप आपके अंदर बिल्कुल इमोशंस नहीं, और हम उनको ये समझाते हैं कि इमोशंस आपके केस को डुबा देंगे. और दूसरा हाँ विलन समझते हैं अपोजिट साइड. जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, अपने क्लाइंट का पार्ट रखते हैं, तो अदर साइड हमें ऑब्वियसली विलन समझती है, विच इज़ राइट ऑल्सो समवेयर और अदर. दैट इज़ मोर वी कंसिडर इट एज कॉम्प्लीमेंट कि अगर अपोजिट मुझे विलन मान रहा है तो सर, ऐसा कई बार मतलब हुआ होगा आपके साथ कि बहुत सारे ऑकवर्ड या ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जहाँ आपको बहुत अजीब लगता होगा, या अनकंफर्टेबल मोमेंट्स होते हैं. हाँ हो जाते हैं कई बार. जैसे एक बार मैं एक हस्बैंड का को रिप्रेजेंट कर रहा था.
and I suddenly receive a WhatsApp from his wife ki don't support my husband. Your client is a criminal minded person and you are supporting him. तो इट्स ओके इन दैट सच सिनेरियो वी हैव टू इग्नोर देम, बिकॉज मैं जिसके साथ खड़ा हूँ, जो मेरा क्लाइंट है वो मेरा क्लाइंट है. सो वो हो जाता है उनके पार्ट पे, वो इमोशनल अटैच्ड हैं केसेस से, हम प्रोफेशनली अटैच्ड हैं. कई बार जैसे सब आप बीइंग अ लॉयर, तो यू नो द इनसाइड स्टोरी ऑफ एवरी क्लाइंट. कई बार आपको पता होता होगा कि हाँ यार ये गलत है, बट स्टिल वी आर टेकिंग हिज साइड. ऐसा कुछ कभी हुआ है? प्रिंसिपली नहीं, बट हाँ, सिंस आई एम इन टू दिस प्रोफेशन एंड इन टू प्रैक्टिस ऑफ मैट्रिमोनियल केसेस, वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है. आई रेदर avoid commenting on this, because these communications are very and in our office the privacy is first priority of my office. कभी आपको लगता है कि मैं गलत का साथ दे रहा हूँ? कभी ऐसा कोई मोमेंट आया है? नहीं, ऐसा आज तक ऐसा नहीं हुआ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि उतना एक्सटेंट और उस तरह से हम कभी जाते ही नहीं हैं. अगर हमें महसूस हो जाता है कि आप गलत कर रहे हैं, तो हम क्लाइंट को भी काउंसिल करते हैं कि डोंट डू दिस अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. सो वो स्टेज हम आने नहीं देते हैं. लेट्स नाउ कम टू द मेन टॉपिक. यू आर बीइंग अ मैट्रिमोनियल लॉयर. सो व्हाट आर द मेन 5 रीजंस इन टुडेज सोसाइटी? आज की सोसाइटी में सबसे वो मेन 5 कारण क्या हैं जिनकी वजह से डाइवोर्स आज की डेट में ज़्यादा हो रहे हैं? सबसे पहले मैं कहूँगा कि चीटिंग. ओके. दूसरा फाइनेंसेस. ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है, कम हो जाए तो भी दिक्कत है. न्यूक्लियर फैमिलीज, सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, टेम्परामेंटल डिफरेंसेस, लैक ऑफ टाइम, आई वुड से क्वालिटी टाइम, बिजी हैं. ये मेजरली एक बड़ी सिटीज़ के अंदर जो नॉर्मल, जैसे कि हम गुड़गांव की बात करें, जैसे कि हम गुड़गांव की बात कर रहे हैं, तो उसमें समय की कम होता है, और फिर इमोशनल कनेक्टिविटी, जहाँ पर इमोशनल सपोर्ट कम मिलता है पार्टनर्स को, तो वो एक मेजर रीजंस जो हैं हमारे सामने आए हैं. ओके. सो आप जैसे गुड़गांव में यू आर प्रैक्टिसिंग, तो हर शहर का अपना अपना एक तरीका होता है. मतलब वहाँ पे सोशल जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है. गुड़गांव में सोशल स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है. यहाँ पे मोस्टली लोग माइग्रेटेड हैं, बाहर से आए हुए हैं, सब लोग वर्किंग हैं, सब लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, किसी के पास टाइम नहीं है. तो व्हाट इज़ लाइक कि यहाँ पे किस टाइप के केसेस डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल ओवर इंडिया, अगर आपने जाने हो, समझे हो, देखे हो किसी से? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स मेजरली सभी सिटीज़ के अंदर ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं, बट हाँ, सोशल सिस्टम की वजह से जो माइनर चेंजेस आते हैं, जैसे गुड़गांव एनसीआर के अंदर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स लेडीज़ के कंडीशन में पोस्टमार्टम ज़्यादा देखे जाते हैं. अच्छा. when actually emotionally your wife needs you, and due to professionalism or work stress or whatever you name it, if you are not supporting your wife, being a nuclear family, she actually needs you at that time. तो लेडीज़ की तरफ से वहाँ वो एक यू कैन से प्रोवोकिंग एरिया की उस कंडीशन में आपकी मैरिज बड़ी एक थिन लाइन से, एक कमज़ोर टाइम से निकल रही होती है. तो वहाँ एक रीज़न बनता है कि हाँ, ये गुड़गांव में ज़्यादा होते हैं. अलग सिटीज़ में आपके पास फैमिली होती है, सपोर्ट होती है, इतना महसूस नहीं होता, बट गुड़गांव में सब लोग अपने फ्लैट्स में मेजरली न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं, तो वहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं. तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी दिल्ली एनसीआर में, ये चीज़ें ये डिफरेंट है. अदरवाइज़ तो बाकी ऑल ओवर इंडिया में जो सिचुएशंस हैं वही सिचुएशन यहाँ है. यहाँ थोड़ा सा फास्ट है, यहाँ ऑप्शंस ज़्यादा हैं, लोग रुकते नहीं हैं,
पार्टनर्स इजीली मिल जाते हैं, हस्बैंड वाइफ सपोर्ट ना करें तो कोई और इमोशनल सपोर्ट जल्दी मिलने के चांसेस हैं। राइट। तो इस टाइप की फास्ट सिटी है तो उतना डिफरेंस मुझे लगता है ऐसा। सो इसका कारण क्या, मतलब लव मैरिजेस भी हैं? नहीं, ऐसा मुझे ऐसा देखने में नहीं मिला है। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, अगर डिस्प्यूट है तो वो किसी भी मैरिज में हो सकता है। द पॉइंट इज़ व्हेन यू आर लिविंग टुगेदर, इमोशनल कनेक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, योर अटेंशन टुवर्ड्स योर फैमिली, बी इट अ मैन और वुमेन, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो आपने लव मैरिज करी है, आप इमोशनली समझेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, लव मैरिज करी है, नाउ दे आर फाइटिंग लाइक एनीथिंग। बहुत केसेस में ऐसा होता है, अरेंज मैरिज हुई है तो दे आर लिविंग हैप्पीली, बट वाइस वर्सा। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ मच you are investing in your family. How much time you are investing with your partner? Not time exactly, there are many factors: time, finances, emotions, social security, a quality time spending with the family. This is running a house or a matrimonial life is a complete job. You Right. cannot say कि मैं इमोशनली बहुत प्यार करता हूँ बट पैसे तेरे मेरे अलग अलग हैं। मैं मतलब फाइनेंशियली तेरे को बहुत प्यार करता हूँ पर तू फंक्शन में जा रही है तो आई हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, ठीक है, तो भी नहीं चलेगी। सो सिर्फ पैसा, सिर्फ इमोशन, सिर्फ सोशल वैल्यूज़, सिर्फ क्वालिटी ऑफ टाइम, ये सब नहीं जाएगा। लाइफ, मैट्रिमोनियल लाइफ इज़, योर मैरिज लाइफ इज़ अ पैकेज। आई थिंक पीपल हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड, मतलब लाइक Yes. लाइफ, मैट्रिमोनियल लाइफ तो चल रही है, शादी हो गई, काम खत्म। हाँ, आजकल जो इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं, आई वुड नॉट सजेस्ट कि वो लीडिंग है, मिसलीडिंग है, बट ड्यू टू ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ये भी बहुत देखने को मिल रहा है कि पार्टनर्स एंटरिंग इनटू मैरिज आर टेकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशंस। शादी होने से पहले डिसाइड हो रहा है हनीमून पे जाएंगे, 50-50 खर्चा होगा। शादी से पहले बात चल रही है हमारा एक जॉइंट अकाउंट होगा, हम 50-50% में रेशियो में अपने पैसे देंगे। यहाँ तक एक केस ये भी आया जहाँ इस बात पे डाइवोर्स हो गया कि लड़की को हनीमून पे जब वो होटल में पेमेंट कर रहे थे तो बॉय सेड कि नहीं, आधी पेमेंट का स्वैप मैं करूँगा, आधी पेमेंट का स्वैप आप करोगे। दे डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग इवन कि यहाँ कर देते हैं, बाद में 50-50 स्प्लिट कर लेंगे। सो ये सब चीज़ें अगर आप समझें, अगर आप शादी कर रहे हैं, शादी करने के लिए तैयार हैं, तो इसके लिए आपको प्रॉपर मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको किस तरह से मैरिज को लीड करना है, आप किस पार्टनर के साथ शादी करने जा रहे हैं, आप दोनों कंपेटेबल हैं कि नहीं हैं। इन चीज़ों पे काम करना आई थिंक चाहिए कि क्योंकि इतनी लाइटली आप शादी को नहीं ले सकते कि आप जाएं और बस हो गई शादी और बाद में चीज़ें मैनेज कर लेंगे। पहले करते थे, बड़े बुजुर्ग जाते थे, वो परिवार देखते थे, परिवार से मिलते थे। शायद इसीलिए बोलते थे कि परिवार का मिलना ज़रूरी है, बिकॉज दे वांट टू अंडरस्टैंड देयर वैल्यूज़, देयर अपब्रिंगिंग्स, और उनको अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग पता होती थी। तो शायद ऐसा मेरा मानना है कि उस टाइम पे कंपैरेटिवली कम होती थी ये डिस्प्यूट्स। ओके। सो लाइक आप बात करें दोनों पार्टीज़ की, सो आपको क्या लगता है कि इंडिया में क्या लॉ सीरियसली इक्वल है फॉर बोथ द पार्टीज, लाइक मैन एंड वुमेन? Yes, absolutely. And on that, अगर मैंने देखा है, अगर मेंटेनेंस के केसेस डिसमिस होते हैं तो डाइवोर्स के केसेस भी डिसमिस होते हैं। किसने फाइल किया है ये नहीं देखा जाता। लड़की ने डाइवोर्स का केस फाइल किया, होते हैं डिसमिस। लड़की ने मेंटेनेंस का केस किया, डिसमिस होते हैं। लड़के ने डाइवोर्स का केस डिसमिस किया, डिसमिस होते हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन लॉ पार्ट, मतलब क्या लॉ बायस नहीं है, मतलब राइट्स ऑफ मेन आर इक्वल्स टू राइट ऑफ वुमेन, क्या ऐसा है हमारे मतलब लाइक मैट्रिमोनियल लॉ में या कहीं पे भी? देखिए, अब इस चीज़ को राइट ऑफ मैन और राइट ऑफ वुमेन की बजाय आप ये कहें कि लॉ इक्वल है कि नहीं है। लॉ ऑब्वियसली इक्वल है, बट मैन और वुमेन दो डिफरेंट ह्यूमन क्रीचर्स हैं।
बायोलॉजिकली दे आर नॉट सेम। राइट। आप ये बताइए, इंडिया में वुमेन अगेंस्ट क्राइम कितने हैं और मैन अगेंस्ट क्राइम कितने हैं? अनरिपोर्टेड दोनों जगह हैं। राइट। किस में ज़्यादा है? एब्सोल्युटली वुमेन। क्यों? यहाँ बायसनेस नहीं है। अब अगर कोई कहे कि वुमेन और मैन में बायसनेस है, तो मैन के अगेंस्ट भी इतने ही क्राइम होने चाहिए। बेसिकली लॉ बना है एग्रीव्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब उस लॉ का अगर कुछ सेलेक्टेड लोग मिसचीफ कर भी रहे हैं, उसका भी एंड जस्टिस है, बट उसको देख के ये कह देना कि लॉ बायस हो गया, नहीं। वो बनाया गया था एक पर्टिकुलर क्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनके पास कुछ पर्टिकुलर ऐसा है जो खो सकता है, उसको बचाने के लिए। कितने केसेस ऐसे हैं जहाँ पर ये सुना जाता है कि इस सिटी के अंदर मेंस का रेप रेट जो है वो ज़्यादा है वुमेन से? नहीं सुना जाता। अब अगर लॉ वुमेन के रेप को बचाने के लिए बना है, तो लॉ बायस नहीं है, वो तो सोसाइटी एट लार्ज के लिए है। ओके। अब कोई आइसोलेशन में एक दो इवेंट्स हो जाते हैं, उसको अगर वायरल कर दिया जाए और ये कहा जाए कि नहीं नहीं वुमेन का लॉ वुमेन के लिए बायस्ड है, ऐसा नहीं है। इसके काउंटर में एक बात कहूँगा। आई वॉज सिटिंग यस्टरडे विद माई फ्रेंड, तो उससे बात कर रहा था मैं, जस्ट मतलब इस पॉडकास्ट के बारे में डिस्कशन चला था, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या हो सकता है कि गौ सर से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो इस पे उसने तर्क मुझे दिया, काउंटर ये किया कि मोहित मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो बता रहा था कि मतलब उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था कि यार लड़की ने वादा किया कि शादी से पहले कि वी विल गेट मैरिड, लड़के ने केस फाइल किया, कुछ नहीं हुआ। बट अगेन दूसरा केस था जहाँ पे लड़के ने वादा किया कि दैट आई विल गेट मैरिड टू यू, उसने प्रॉमिस किया, बट लड़के ने शादी नहीं की, तो उस पर लड़की ने केस कर दिया। सो व्हाई इज इट सो? हाँ, सो दो पॉइंट्स इसके, दो रुख मैं बताऊंगा। एक तो ये कि जो लड़की और लड़का, अब अगर आप एग्जांपल करें तो मैं एग्जांपल का जवाब एग्जांपल से ही देता हूँ। अगर किसी लड़की की शादी टूट जाए और किसी लड़के की शादी टूट जाए, या किसी शादी में 2 महीने बाद आपका पार्टनर की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो अगर वो लिविंग पार्टनर स्पाउस जो है, जो बच गया है, अगर वो हस्बैंड है, तो उसके लिए सेकंड मैरिज में जाना मुश्किल नहीं है। एक लड़की के लिए क्यों मुश्किल हो जाता है? क्यों लोग उसको ये बोलते हैं कि इससे शादी हुई, कुछ लोग बोलते हैं ये मनहूस है, इसके साथ शादी होते ही मर गया। कुछ लोग कहते हैं, होता है, बहुत बार होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी इससे क्यों करें, स्टिग्मा ये तो विधवा अटैच कर है। देते हैं लोग। एग्जैक्टली। तो ये स्टिग्मा आदमी के सामने क्यों नहीं है? बेसिकली दिस इज अ सोसाइटी विच वी आर लिविंग, आर कस्टम्स एंड सर्टन अदर थिंग्स कनेक्टेड टू इट। इसको इस तरह से देखना। अब दूसरा पहलू इसका ये है, जब रेप लॉज बने वो लेडीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बने, क्योंकि लार्जली उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा था सेक्सुअल क्राइम। अब लोगों ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जब हम कोई प्रोटेक्शन करते हैं तो ऊपरी प्रोटेक्शन तो नहीं दे सकते ना, तो उसके रिलेटिवली जितने क्राइम हो सकते हैं उनको उसके अंदर कवर किया गया। नॉन कंसेंचुअल सेक्स इज रेप, बट कुछ लोग कंसेंट लेने के लिए प्रॉमिस करते हैं मैरिज का, फिर रिलेशनशिप बनाते हैं और फिर वो प्रॉमिस तोड़ देते हैं टू पास टेक अ बाईपास फॉर रेप। उसके लिए 76(2)(n बना 376(2)(n बनाया गया था। बट हाँ, कुछ लोग हैं जो इसका मिसयूज़ करते हैं, कुछ लोग विक्टिमाइज हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटेंट उसका ऐसा होता है, एट रिजल्ट जब उनको पता चलता है कि अब अंदर जाना है, तो फिर वो ये कहते हैं कि जी लॉ बायस्ड है। ऐसी भी चीज़ें होती हैं। सो एक पर्टिकुलरली क्लास के लिए या पर्टिकुलर किसी एक दो बंदे के लिए ये बोलना ये मुश्किल होगा, बट हाँ उसके लिए आपको लॉ को समझना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इज इंपॉर्टेंट, वट इज द इंटेंशन बिहाइंड मेकिंग दिस लॉ। तो वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। उसके लिए कभी और एक आप टॉपिक बनाइएगा उस पर हम डिटेल करेंगे इसकी। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। इसमें जैसे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स एंड बॉयज़, तो जब केसेस आते होंगे आपके पास या व्हेन यू आर इन द कोर्ट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 100% ऑफ द केसेस, उसमें कितने परसेंट केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे फीमेल इज़ एट फॉल्ट और कितने परसेंट केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मेल इज़ एट फॉल्ट? या मतलब मेजरली आई एम टॉकिंग अबाउट डाइवोर्स केसेस बिकॉज दैट इज़ योर फोर्टे।
In Gurgaon, it is almost equal, almost. Okay. So there is no such a different percentage of कि लड़कियां ज़्यादा गलत है या लड़के ज़्यादा गलत है. दोनों ही कंडीशंस में सिचुएशंस आती हैं. कई जगह ऐसी हैं जो लड़कियां झूठ बोलने से नहीं कतराती, एंड वाइस वर्सा. बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ लड़के झूठ बोलने से नहीं कतराते. इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कोर्ट आने की ज़रूरत ही उनको पड़ती है जो झूठ बोलते हैं. ओके. जब झूठ, एक आदमी तो झूठ बोल ही रहा है ना, तभी तो आप लड़ रहे हो. अगर दोनों सच बोल दें तो कोर्ट में आने की ज़रूरत ही नहीं फिर तो. राइट. कोई एक तो हर केस में झूठ बोल ही रहा है. दैट डिपेंड्स कि वो प्रूव कैसे हो रहा है. तभी तो आप कोर्ट में आ रहे हो ना कि एक बंदा झूठ बोल रहा है. अब वो झूठ किस एक बंदे ने बोली है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, और वो सच सामने आने के बाद लॉफुली जस्टिस कैसे मीट हो वो कोर्ट ऑर्डर देगा. परफेक्ट. सो मेरा मकसद है इस पॉडकास्ट को यूज़फुल बनाना उन लोगों के लिए, दोज हु आर गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन डेफिनेटली. तो मैं चाहूँगा कुछ फैक्चुअल्स पे बात करें, कुछ डे टू डे जो केस चलते हैं उन पे बात करें. सबसे पहला कि इफ़ एनीबडी हु इज़ लाइक गोइंग थ्रू अ बैड मैरिज बोलें या फिर बैड सिचुएशन बोलें, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू फाइल अ डाइवोर्स केस. ठीक है, इन लाइक कोर्ट्स. और इसमें मैं दोनों की तरफ से जानना चाहूँगा कि आप क्या बोलेंगे कि मेल के लिए, मेल को अगर डाइवोर्स चाहिए तो हाउ शुड ही फाइल दैट केस, और अगर फीमेल को डाइवोर्स चाहिए तो हाउ शुड शी फाइल द केस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसा कुछ होता है, डाइवोर्स के बारे में सोचते हैं या मैरिज डिसॉल्व करनी है उनको, तो सबसे पहले तो उनको एक मैरिज काउंसलर के पास जाना चाहिए. ये कोशिश करनी चाहिए कि एट लार्ज ऐसा स्टेप ना लेना पड़े. इन एक्सट्रीम सिचुएशंस अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर मैं उनको ये कहूँगा कि एक बार आपस में बैठ के उसको एमिकेबली सॉल्व करना चाहिए, this way or that way. That totally depends on their decision. If they cannot live together, they can apart respectfully. That is the easiest and cheapest way of dissolving the dispute. You are talking about mutual divorce. Mutual divorce, exactly. Consensual divorce or mutual divorce. And अगर फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है इस चीज़ में, then you should think about the contested one. जिसको हम फॉल्ट बेस्ड डाइवोर्स भी बोलते हैं. Okay. उसके लिए सर्टन ग्राउंड्स अवेलेबल हैं. वहाँ फिर आपको उस पर काम करना चाहिए कि एग्जैक्टली आप जो डाइवोर्स क्लेम कर रहे हैं या जो जिस बेस पे आप बोल रहे हैं कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, एक दूसरे के साथ अगर वो नहीं रह पा रहे हैं तो किस कारण से नहीं रह पा रहे हैं. क्रूअल्टी है, एडल्ट्री है, कोई डिजीज़ है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है, जो भी उसके कारण हैं, उन कारणों को लेकर आपको एक अच्छे लॉयर से कंसल्ट करना चाहिए जो कि उस फील्ड में काम कर रहा हो, और उसके सामने अपने पक्ष रखें. अगर आपको लगता है कि हाँ मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ तो सेकंड ओपिनियन लें, 2 लॉयर से बात करें, अपने ग्राउंड्स को समझें, एंड देन दे कैन फाइल ऑन द ग्राउंड्स. जैसे कि अगर हम क्रूअल्टी की बात करें तो क्रूअल्टी भी 5 तरह की होती है. फिजिकल क्रूअल्टी, मेंटल क्रूअल्टी, फाइनेंशियल क्रूअल्टी, सेक्शुअल क्रूअल्टी एंड सोशल क्रूअल्टी. तो क्रूअल्टी भी किस तरह की हो रही है. क्रूअल्टी हम उन चीज़ों को नॉर्मली बोलते हैं which gives an reasonable apprehension in your mind that living with this person is harmful for your mental health or financial health or emotional health. तो ये उसके बाइफिकेशंस हो जाते हैं. तो उसका इंटेंस ऐसा होना चाहिए. स्पेसिफिकली क्रूअल्टी को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है. इट डिपेंड्स कि आप किस सोशल वैल्यूज़ के साथ. Is it a situational thing? नॉट एग्जैक्टली काइंड ऑफ सिचुएशन, बट हाँ इट डिपेंड्स ऑन योर सोशल वैल्यूज़. किसी व्यक्ति के लिए गाली देना रोज़मर्रा की बात है. Right. उसके लिए अगर उसकी वाइफ ने उसको गाली दे दी तो वो क्रूअल्टी नहीं है, क्योंकि वो डे इन डे आउट गाली दे ही रहे हैं. सो काइंड ऑफ कि जो चीज़ें आपके साथ उस वो फील दें आपको कि ये चीज़ आप सहन नहीं कर पा रहे हैं और उससे आपकी हेल्थ पे एडवर्सली इम्पैक्ट जा रहा है, वो बेसिकली क्रूअल्टी के प्रीव्यू में आती हैं. ठीक है. व्हेन समबडी इज गोइंग थ्रू अ डाइवोर्स, प्रैक्टिकली मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि
एक डाइवोर्स किसी के लिए कितना महंगा पड़ सकता है? मतलब व्हाट आर द फाइनेंशियल्स इन्वॉल्वड इन दिस? Financial, it again, it depends on the number of cases, the efforts you are putting in, and the mistakes you are doing. किसी जैसे के जैसे मतलब मेरा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ एनीबडी इज गोइंग थ्रू अ डाइवोर्स, पहली बात तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कितना लंबा समय लगता है एवरेज टाइम क्या इंडिया में डाइवोर्स को सॉल्व होने का? अलग अलग स्टेट्स में पेंडेंसी के हिसाब से अलग अलग है. नॉर्मली गुड़गांव में इट इज़ ऑल ऑन एवरेज 5 years. 5 years. Yes. एवरेज 5 years. लेट्स अज्यूम Average टेक 5 years. दैट नंबर, हमने 5 साल का एक नंबर ले लिया. नाउ इट कम्स टू द फीस ऑफ द लॉयर. ठीक है, Yes. एक अच्छा लॉयर आपके अकॉर्डिंग लाइक क्या उसके फाइनेंशियल इन्वॉल्व होते हैं? पर सेशन का होता है, पर ईयर का होता है, किस हिसाब से ये चलता है? देखिए, फी स्ट्रक्चर्स आर वेरी सेलेक्टिव फॉर एवरी लॉयर. दे हैव देयर ओन स्ट्रक्चर्स. बहुत हमारे लॉयर्स हैं जो पर हियरिंग बेस फीस लेते हैं. बहुत लॉयर्स हैं वो वन टाइम फीस लेते हैं विच इंक्लूड्स एवरीथिंग. एंड कुछ लोग हैं जो हाइब्रिड भी फीसेस अपने लेते हैं. दैट इज़ वेरी सेलेक्टिव कि आप किस लॉयर के पास जा रहे हैं, वो आपको क्या फ़ी स्ट्रक्चर दे रहा है, एंड क्या किस चीज़ पे आप क्या आप एग्री कोई कर रहे हैं. नंबर कोट करना चाहोगे? आई डोंट थिंक सो, ठीक है, बिकॉज अब मैं इट एक इज़ नंबर वेरी कोट करता सेलेक्टिव. हूँ, यू विल टेल मी कि क्या वो सही है अप टू सम एक्सटेंट और नॉट. मैंने कहीं पढ़ा या एक दो लोगों से जाना भी, लॉयर से पूछा भी, कुछ ने ये बताया जो एंट्री लेवल लॉयर्स हैं दोज आर चार्जिंग समवेयर बिटवीन 3,000 to 5,000 पर हियरिंग. ठीक है, जो थोड़े बेटर लॉयर्स हैं दोज आर चार्जिंग लाइक 30,000 to 40,000 पर हियरिंग या 10,000 पर हियरिंग. जो टॉप नॉच ऑफ द लॉयर्स है दे आर चार्जिंग अप टू 1 lakh पर हियरिंग. यस, इट इज़ करेक्ट. ठीक है, दूसरा देर आर सम एजेंसीज दोज आर चार्जिंग ऑन ईयरली बेसिस लाइक 1 to 3 lakh पर ईयर वो चार्ज कर रहे हैं. अब इफ़ इन केस जैसे आप बोल रहे हैं कि 5 साल का एक हमने नंबर एवरेज काउंट किया, तो इफ़ समबडी इज स्पेंडिंग 1 to 3 lakh पर ईयर, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या मैं ये कह सकता हूँ अगर कोई भी बंदा डाइवोर्स के बारे में सोच रहा है तो दे शुड थिंक ऑफ कि एटलीस्ट मेरा 5 से 15 लाख रुपए तक खर्चा हो सकता है. इज इट दैट एक्सपेंसिव? सोच सकते हैं, बट अगेन जैसा आपने अभी बताया कि एंट्री लेवल लॉयर से एक्सपीरियंस्ड लॉयर तक इतना ह्यूज डिफरेंस है कि आप 3,000 से 1 लाख रुपए पर हियरिंग पे पहुंच गए. राइट. सिमिलर गोज विद योर बजट. अब अगर आप एंट्री लेवल एंगेजमेंट कर रहे हैं तो आपका बजट उस हिसाब से होगा. और अगर आप एक्सपीरियंस लॉयर्स के पास जा रहे हैं, एक्सपीरियंस मीन्स लाइक आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई इंटर्न है, आप उसके पास भी चेकअप करा सकते हैं, वो भी डॉक्टर है. और अब आप किसी लॉयर के किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं जिनको 25 साल का एक्सपीरियंस है इन अ रिलेवेंट फील्ड. व्हेन आई से रिलेवेंट फील्ड तो मतलब ज़रूरी नहीं 25 साल उन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया में काम किया हो. तो जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है अगर उसके पास आप जा रहे हैं और वो आपसे एक एक्स्ट्रा मतलब चार्ज कर रहे हैं बिकॉज दे हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, दे कैन एक्सप्लेन योर केस इन अ बेटर वे इन द कोर्ट, रिप्रेजेंट यू इन अ पावरफुल वे. तो दैट डिपेंड्स कि आप कहाँ अपने केस को देखते हैं, उसी हिसाब से आपकी फीस वेरी करेगी. अब जैसे एक आपने बताया कि एवरेज 5 साल तक केसेस चल रहे हैं, तो मैं ये भी मानता हूँ कि 7 साल भी चल रहे होंगे, 10 साल भी चल रहे होंगे केसेस. हाँ, इन एक्सेप्शनल केसेस. एक्सेप्शनल केसेस. व्हाट इज द रीजन कि ये 5 साल तक इतने लंबे लंबे केसेस खींच रहे हैं? फर्स्ट इज अ pendency of the court. Okay. Because in Gurgaon court we are witnessing very high rise in matrimonial disputes, and we have only 2 courts, so obviously the pendency is one first reason. Second reason is the process and the adjournment. Sometimes parties take that adjournment because of some reasons they can't give that documentation or support the process. And due to that pendency, the average date you will get like 3 months, 4 months, next date. So in a year you get normally 4 dates, 3 dates sometime. So this is the reason the average time is 5 years. Sometimes it is faster also. Okay. It totally depends on the case, the process, the facts of the cases, the applications, the provisions you are opting for. एलिमनी और मेंटेनेंस
क्या ये दोनों के लिए होते हैं या फिर इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक मैन हैव टू गिव एलिमनी एंड मेंटेनेंस? जनरली जब ये प्रोविजंस बनाए गए थे तो हमारे समाज में इतनी वुमेन वर्किंग नहीं थी। उस समय ये आदमी के लिए होती थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया हमारे लॉज कस्टम ड्रिवन है। कस्टम्स में आप कन्यादान लेके आते हैं, लड़की हाउसवाइफ्स होती हैं नॉर्मली उस समय। जब जब मैं इस लॉ की बात कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं 1955। हाँ, 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट जब हिंदू मैरिज हुआ एक्ट, था, हम उस इरा की बात कर रहे हैं। उस समय मेजरली जो है वो वाइफ्स जो है वो हाउस वाइफ होती थी। उनको ऐसी कोई कंडीशन ना आने पाए कि वो डेस्टिट्यूशन और वेग्रेसी या फिर फाइनेंशियल सफरिंग्स की तरफ चली जाएं, इसलिए इन प्रोविजंस को बनाया गया था। कुछ प्रोविजन जैसे HMA हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24, वो सेकुलर प्रोविज़न है। उसमें हस्बैंड भी मेंटेनेंस मांग सकता है, वाइफ भी मेंटेनेंस मांग सकती है। बट जो हमारी सोसाइटी रही है उसके अंदर ये देखा गया है नॉर्मली हस्बैंड्स जो हैं वो मेंटेनेंस कम ही मांगते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कस्टम से पहले से चलता आया है। लेडीज़ ने तो अब कमाना शुरू किया है, बट हस्बैंड्स जो हैं वो उनका काम ही था बाहर जाना, डेली दे आर अ ब्रेड अर्नर फॉर द हाउस। तो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे। तो जो इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग है उसको कोर्ट मेंटेनेंस कैसे देगा? ये डिसाइड कैसे होता है? मतलब हु टू डिसाइड कि एलिमनी कितना जाएगा या मेंटेनेंस कैसे कितना जाएगा, और किस बेसिस पे एलिमनी और मेंटेनेंस डिसाइड होते हैं? हाँ, इसके लिए एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आई थी ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने, रजनीश वर्सेस नेहा में। ये 2020 आई थिंक 4 नवंबर 2020 में ये जजमेंट आई थी, जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी तक जो भी जितने भी आपके एम्बिग्यूटीज़ हैं मेंटेनेंस के लिए उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई थी। उसमें एक एनक्लोजर दिया गया था कि आपको ये डिस्क्लोजर देने होंगे, जिसको हम इनकम असेट एंड लायबिलिटी के एफिडेविट से जानते हैं। काफ़ी लोग जो ये सफ़र कर रहे हैं वो जानते होंगे। उसके अंदर आपका लाइफस्टाइल, आपके असेट्स और आपकी लायबिलिटी, इन तीनों को कोर्ट के सामने आपको रखना होता है। प्रैक्टिकली बहुत लोग छुपाते हैं, ओके, बट हाँ, एज़ पर प्रोसीजर दोनों पार्टीज़ अपनी इनकम, असेट एंड लाइबिलिटीज़ डिस्क्लोज करती हैं, और उसके बेस पे अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग स्टैंडर्ड जो डिग्निफाइड अमाउंट होती है वो कोर्ट उनको अवॉर्ड फॉर करता सम है। पीपल डिग्निफाइड अमाउंट इज लाइक BMW भी चाहिए, 15 मे लाख बी रुपए भी चाहिए। मे बी इफ़ योर लाइफ स्टाइल इज़ लाइक दैट, कैन दैट बी कंसीडर्ड? मतलब यस यस ओके, यस, सम कोर्ट्स आर मतलब ऑन कंसिडरिंग। व्हाट बेसिस? एक अगर हम सिर्फ एक डिग्निफाइड लाइफ की बात अब अगर मैं बात करूं, एक एक केस है, वहाँ पर हस्बैंड की अर्निंग ही 40,000 रुपये पर मंथ है। जो 40,000 रुपये कमा रहा है वो कमाने के लिए भी खर्च कर रहा है, वो आने जाने के लिए भी खर्च कर रहा है, वो अपने यहाँ प्रोफेशनल ड्रेसिंग के लिए, अर्निंग के लिए भी यूज़ कर रहा है, अपने घर को भी चला रहा है। तो अगर उसको आप बोलेंगे कि आपको 1 लाख रुपये मेंटेनेंस देनी है तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो अकॉर्डिंग टू दैट उसकी फाइनेंशियल, उनके असेट्स और उनकी लाइबिलिटीज़, बच्चे कैसे हैं, वो किस घर में रह रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर अगर हम बात करें कोई 40,000 रुपये के सैलरी पे है तो वो 500 गज का इंडिपेंडेंट हाउस होल्ड, तो रेयर ही चांस है कि उसके पास अपना मकान होगा 600 गज का, जहाँ पर वो 4 नौकरों को तनख्वाह दे रहा होगा, तो पॉसिबल नहीं है ना। राइट। तो अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग स्टैंडर्ड उनको मेंटेनेंस मिलेगी। बट अगर ऑन द अदर साइड एक हस्बैंड है जो 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए साल का पैकेज कमा रहा है, अब उसकी वाइफ को अगर आप ये कहेंगे कि उसने पैसे देने बंद कर दिए, सपोज मैं नहीं देता, वट एवर सो डिस्प्यूट्स फॉर प्रेशर टेक्टिक्स और वट एवर द बेस्ट रीज़न नोन टू हिम, अब अगर वो बोल देते हैं कि हम नहीं देते, तो क्या उसकी वाइफ को 5,000 रुपये महीने की मेंटेनेंस देना जस्ट होगा? दिस इज व्हाट वी कॉल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड, जिस स्टैंडर्ड से आप जी रहे इट इज एग्जैजरेटेड। yes sometime, but that again, if you are not disclosing the right thing to the court, if the wife is saying that my husband is earning 2 crores and he is earning 40,000 rupees, that's why the income, asset and liability affidavits usually asked by both the parties, and it is the rule, both the parties have to give that. Okay. अच्छा, जैसे आपने बताया कि अगर कोई बंदा या कोई भी फीमेल अपनी इनकम डिस्क्लोज ना करे या अपनी रियल इनकम ना बताए, सो व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर दैट?
there are provisions that we can put an application for calling the record from the concerned department. जैसे अगर मान लीजिए अब कोई अपनी सैलरी नहीं बता रहा है तो हम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं फॉर कॉलिंग अ रिकॉर्ड फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न उनकी मंगा सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट मंगा सकते हैं, उनकी सैलरी स्लिप मंगा सकते हैं, उनके पासपोर्ट मंगा सकते हैं, टू शो दैट कि ही इज़ नॉट डिस्क्लोजिंग द राइट थिंग इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट. नॉर्मली हस्बैंड्स अपने आप को लेस अर्निंग वाला दिखाते हैं, वाइफ अपने हस्बैंड्स को बहुत अमीर दिखाती हैं, अपने आप को बहुत गरीब दिखाती हैं. तो ये तो अगर अपने आप को गरीब दिखाएगी तो फिर उसका भी डिस्क्लोजर हो जाएगा जी. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो डाउन हो गया तो उसको तो फिर उस हिसाब से नहीं, वो गरीब ऐसे दिखाएंगे ना कि जब हम अपने पति के साथ थे तो हम थे, आज हम कुछ भी नहीं है, आज हम गरीब हैं. बट उसका भी सेम प्रोसीजर है. तो उसका भी रिकॉर्ड्स मंगाए जाते हैं, उसकी भी बैंक स्टेटमेंट्स मंगाई जाती हैं, उनके भी एसेट्स देखे जाते हैं, उनकी वे ऑफ लिविंग देखी जाती है. अब कोई बोलता है मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े और साल में 6 ट्रिप वो दुबई के लगा रहे हैं, पासपोर्ट्स में एंट्री हैं, तो कोर्ट कैसे मान लेगा कि वो बहुत गरीब है? एक गरीब आदमी साल में 4 बार अपने पैसे से दुबई तो घूमने नहीं जाएगा. देखो, कोर्ट केसेस से ऑलमोस्ट सभी लोग बचना चाहते हैं, ठीक है. एंड वन ऑफ द रीज़न इज सब लोग जानते हैं तारीख पे तारीख मिलती रहती है, ठीक है. कैन अ गुड लॉयर कैन ड्रैग दीज टाइप ऑफ केसेस एंडलेसली? मतलब क्या उसके हाथ में होता है ये चीज़ कि एक लॉयर केस को बहुत लंबा खींच दे अगर वो चाहे तो? आई डोंट थिंक सो. ओके, आई डोंट थिंक सो. अप टू एन एक्सटेंट ठीक है, कभी हो गया, एक आध डेट मिल जाती है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट इन द कंट्रोल ऑफ अ लॉयर. यूजुअली डेट्स जुडिशियल ऑफिसर्स, ऑनरेबल कोर्ट्स खुद देती हैं. ट्रायल कोर्ट्स में ये प्रैक्टिस है कि जजेस को डेट देते हैं. तो इट इज़ नॉट समथिंग अ लॉयर कैन इन्फ्लुएंस द कोर्ट. In fact, as a lawyer, we are officers of the court, and our primary responsibility to assist the court. सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अलग चीज़ होगी. हाँ, बट हाँ देखिए, अब एक्सेप्शंस हर जगह हैं. एक्सेप्शंस पे अगर हम जाएंगे तो देर आर एक्सेप्शंस, बट हाँ नॉर्मली लॉयर्स का जुडिशियल प्रोसेस पे कोई कंट्रोल नहीं होता. हम एक लेमैन व्यक्ति की, जिसको लॉ नहीं पता, जिसको रिलेवेंसी नहीं पता, आउट ऑफ इमोशंस वो जाके कोर्ट में एंडलेसली बोल सकता है. जितना टाइम कोर्ट में नहीं दिया जाता, बिकॉज वो अपने पार्ट को समझा नहीं पाता. वो इमोशंस में अपनी शादी से लेके आज तक की आपको कहानी सुना सकता है, बट एज पर लॉ आपको रिप्लाई क्या एक्सपेक्टेड है, क्या कंप्लेंट हुई है जिसका जवाब आपको देना है, वो नहीं बता पाता. कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंच पाएंगे. कंक्लूजन्स नहीं है, रेलिवेंट प्रोविजंस नहीं है, लॉ की नॉलेज नहीं है. तो उसके अंदर हम उसके केस को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो उसके अंदर ये कहना कि हम उसको ड्रैग कर देंगे, दैट इज़ नॉट. अगर एक्सेप्शनली कोई कर भी रहा है तो विच इज़ रॉन्ग, बट मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने कोर्ट के प्रोसेस को डिले कर दिया हो या लंबे केसेस हो. नहीं, ऐसा नहीं. बिकॉज ऑफ द प्रोसेस कभी टाइम लग जाता है. दिस इज़ नॉट अ लॉयर ड्रिवन प्रोसेस. सो दिस वाज की शादी वगैरह और कपल्स के बीच की बात होगी. आफ्टर मैरिज देयर इज अ पार्ट लाइक व्हेन अ चाइल्ड कम्स. वहाँ के बाद लाइफ बहुत चेंज हो जाती है. हाउ डू अ कोर्ट डिसाइड कि चाइल्ड कस्टडी किसको मिलेगी, एंड व्हाट आर द बेसिस जहाँ पे कोर्ट इज़ वेरी मच क्लियर, या कोई आप ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स बता सकें? देखिए, इसके अंदर कोर्ट बड़ा क्लियर है, क्योंकि जहाँ पर आप चाइल्ड कस्टडी की बात करते हैं वहाँ आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो लॉ बना है टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड, वो सुप्रीमेसी आती है जब हम कहते हैं कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज़ अ पैरामाउंट कंसिडरेशन. लॉ बड़ा क्लियर है इसके लिए. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टाइम एंड अगेन काफ़ी जजमेंट्स हैं इसके ऊपर. दे आर क्लियर इन दैट पार्ट कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज़ अ पैरामाउंट कंसिडरेशन, वेदर लीगल राइट्स ऑफ द पेरेंट्स आर सेकेंडरी टू इट. ओके. तो जितने हस्बैंड या वाइफ कोर्ट में क्लेम करते हैं कि मैं फादर हूँ, मेरे को लॉ बोलता है 5 साल से कम ज़्यादा है बेटा
या बेटी, तो इसकी कस्टडी मुझे मिल सकती है, या वाइस वर्सा मदर आती हैं। कोर्ट इस चीज़ को जब कंसिडर नहीं करता है तो एंजाइटी भी आती है, गुस्सा भी आता है, लेडीज़ को भी आता है, जेंट्स को भी आता है। नहीं, कोर्ट ऐसे कैसे कर सकता है, कैसे हमारी बात कैसे नहीं समझ रहे, बिकॉज दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दैट कि यू आर फाइटिंग विद ईच अदर. Right. In that fighting you are not considering the welfare of the kids some way or another. अब शादी ऐसे कगार पे पहुंच चुकी है जहां पर हस्बैंड और वाइफ अपने ही एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं. अब बच्चा भी है, उस बच्चे को लेके एक क्वेश्चन उठ जाता है कि जी मैं बच्चे का ज़्यादा ध्यान रख सकता हूँ और तुम बच्चे का ध्यान कम रखोगे. यही चीज़ आदमी बोलता है और यही चीज़ औरत बोलती है. अगर ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे कस्टडी फादर के पास जाती है. या इंडियन लॉज, मतलब इंडियन कस्टडी लॉज बायस्ड हैं फादर के अगेंस्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं. ऐसे कितने ही केसेस तो मेरे पास हैं जिसके अंदर हस्बैंड को कस्टडी मिली है बच्चों की, बट यू हैव टू प्रूव दैट द वेलफेयर इज ऑन स्टेक विद द मदर, नॉट ऑन अ फेक ग्राउंड्स, बट हाँ ऑन अ रियल ग्राउंड्स कि हाँ अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी वाइफ इस तरह से मेरे बच्चे को फेवर नहीं कर रही है. वरना कोर्ट तो ये कहती है कि बच्चे के लिए जितनी माँ ज़रूरी है उतना बाप भी ज़रूरी है. अगर किसी कारणों से आप वो साथ नहीं रह पा रहे हैं तो आप देखिए किसी भी कस्टडी का मैटर हो, अगर आपको ओवरनाइट विजिटेशन नहीं मिल रही तो इंटरिम विजिटेशन तो फादर को भी मिलती है, सब्जेक्ट टू कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है. तो व्हेन यू आर क्लेमिंग योर राइट्स यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटीज. राइट. तो लॉ इज नॉट बायस्ड टुवर्ड्स men और women or father or mother, nothing. They only want to give that understanding to the people that we are protecting society and kids are the future of society. Okay. अगर बच्चे नहीं होंगे तो सोसाइटी का फ्यूचर क्या होगा? राइट. सो एज यू सेड, मतलब जो रिलेशनशिप है ये फादर और मदर का है, टॉक्सिक रिलेशनशिप, फीमेल टॉक्सिक रिलेशन में है या मेल टॉक्सिक रिलेशन में, आज की डेट में वो भी होता है. तो what are the legal like paths that they can explore, मतलब how should they proceed with that? They can call women helpline, they can go for marriage counselings, they can take a legal step to dissolve that marriage, they can ask for police help. If it is a physical abuse, there is a women helpline as well as 112. So there are many ways to get that support, but it all depends up to what extent you want to go. If it is a thing which you are looking for emergency support in a certain situation, then you can call to 112. The police can come or a woman shall come. If you want a continuous redressal of that problem, you can call National Commission for Women, NCW. You can complain in NCW. You can complain a women cell nearby police station. In Gurgaon, we have a different women cells according to zone. So you can go to the court by the way of domestic violence complaint. It all depends up to what extent you want to go. If still there is a hope of that marriage, we always recommend go to the marriage counselor. Understand where the gap is, why this relationship becomes abusive. Okay. Or it was abusive since the conception of marriage. So find out a root cause and solve it. It is always a better approach to solve the matter. Unnecessarily avoid exaggerating things, because then that will become a fight, a battle for next 5 years. So we don't recommend that. So sir, कई बार ये भी होता है ना कि हम केस फाइल कर दिया, ठीक है, और हमने तो सोचा था कि दैट केस विल गो इन दैट पार्टी फेवर जिसने केस फाइल किया है, बट इट गोज अदर वे राउंड. तो केस हारने के मेजर कारण क्या हैं, या केस में ये बोलूँ आपके फेवर में ना जाने के क्या क्या कारण है, और उसको आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए इफ़ यू आर फाइलिंग अ डाइवोर्स केस? ओके. सो केस के आपकी फेवर में ना जाने के तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट अगर हम एक मेजर रीज़न लेके चलें जिसको हम कहेंगे आपका एविडेंस का पार्ट, लैक ऑफ एविडेंस. लैक ऑफ एविडेंस, एग्जैक्टली.
तो जब आपके पास एविडेंस नहीं होता अपने केस को या अपनी बात को जो आप लिख के दे रहे हैं उसको प्रूव करने के लिए, तब आप केस ऑब्वियसली हारते हैं, बिकॉज द एंड ऑफ द जस्टिस विल मेट व्हेन देयर इज समथिंग विच इज़ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और यू कैन से विच इज़ प्रूवेबल इन द कोर्ट। ऐसे तो हर बंदा आके कोर्ट में बोलता है जी मेरी बीवी बहुत ख़राब है, अब इस पे अगर डिवोर्स मिलने लग गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, या मेरा हस्बैंड ख़राब है मुझे डिवोर्स चाहिए, सो यू हैव टू प्रूव इट कि क्या ख़राब है। एब्सोल्युटली, है ना। तो जब हम प्रूफ की बात करते हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं, हमारे पास ओरल एविडेंसेस होते हैं, हमारे पास डिजिटल एविडेंसेस होते हैं। मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस ज़्यादा देखे जाते हैं कि क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, रीजनेबल एप्रीहेंशन क्या होनी चाहिए, प्रिजम्पशंस कुछ चीज़ों को लेके कोर्ट की जो रहती है, आपकी सेटलमेंट क्या हो सकती है, और फिर आपका जो एविडेंस वाला पार्ट आता है जब लिटिगेशन के अंदर वो फेज़ आता है, उस समय इंसान काफ़ी केसेस में तो ऐसा है हो जाता है कि पहले जल्दबाजी में लॉयर एंगेज कर लिया, उसने एक पिटिशन दे दी, उस पिटिशन को समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, 15 मिनट में केस बना दिया, 15 साल की कहानी 15 मिनट में कागज़ पे लिख के डाल दिया कि नहीं केस डालना है, बस कल ही डालना है, बस परसों ही डालना है। अब जब वो एविडेंस आएगा, जब आपने जो वो कहानी लिखी होगी 15 मिनट की, उसका तो आपको पता ही नहीं, उसको प्रूफ कैसे करेंगे और कैसे उसके एविडेंसेस क्रिएट करेंगे। तो मेजर एरिया तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जब आप किसी केस को फाइल करने जा रहे हैं, ये आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि हमें कंटेस्टेड केस फाइल करना है, तो आपकी कहानी कोर्ट में पेश होनी चाहिए, ना कि कुछ भी लिख के डाल दिया और आपको बोल दिया गया अरे मिल जाएगा डिवोर्स। तो व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस दे शुड टेक केयर ऑफ, मतलब क्या क्या उनके पास होनी चाहिए सो दैट दे कैन जैसे पुट अ सॉलिड ग्राउंड। जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे घर में रोज फाइट होती है, आपके पास कोई सीसीटीवी फुटेज हो, आपके पास कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, आपके पास कोई व्हाट्सएप चैट हो, आपके पास कोई नेबर्स के एविडेंसेस हो, आपके कोई रिलेटिव के एविडेंसेस हो, ओके ठीक है जी, आर देयर सम सबमिसिबल, मतलब जो यस एब्सोल्युटली इन अ सर्टेन वे, मतलब व्हिच ऐसे इज तो कोई भी किसी को भी खड़ा कर सकता है, लाइक ही इज द प्रूफ या शी इज द प्रूफ। इट इज़ नॉट दैट इजी। अगर ऐसा होता तो आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछते कि लोग केस हारते क्यों। ऐसे तो कोई भी किसी को खड़ा कर देगा ना, मैं अपने भाई को खड़ा कर दूंगा, मेरे पड़ोसी को खड़ा कर दूंगा, जी हाँ जी इनके घर में तो मार पिटाई होती है, इनको डिवोर्स दे दो। अच्छा, इसमें जस्ट मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बायसनेस ऑफ लॉयर। तो अगर मेल फीमेल को गाली दे दे, सो उसके तुरंत अरेस्ट हो सकता है, बट अगर फीमेल मेल को गाली दे तो उसका अरेस्ट नहीं हो सकता। इज दिस अ थिंग, मतलब जस्ट वांट टू नो। ये मेल फीमेल को गाली दे और फीमेल मेल को गाली दे, अब ये मेल और फीमेल अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो नहीं, जेल नहीं होगी, जेल नहीं होगी। ओके ठीक है, दैट इज ए मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। बट अगर यही फीमेल एक अननोन फीमेल है जो सड़क पे जा रही है और आपने उसको गाली दे दी तो फिर हो सकती है। सो जब हम एविडेंस की बात करते हैं तो एविडेंसेस आपकी पिटीशन को सपोर्ट करेंगे, जो आप कह रहे हैं अगर वो साबित कर देंगे तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, चाहे वो मेंटेनेंस का है, चाहे वो डिवोर्स का है, चाहे वो कस्टडी का है, व्हाटएवर सो इट इज। अब जब हम प्रूव करने की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग एविडेंसेस का सहारा लिया जाता है। हर जगह एक तरह के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, कहीं पे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते हैं। जैसे अगर कोई बोलता है कि हाँ जी मैं यहाँ से यूएस गए थे और यहाँ पर हम इतने दिन रुके और फिर हम इस डेट पे वापस आए, उसका आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिल जाएगा। आपके पासपोर्ट में एंट्री होगी, आपके पास टिकट्स होंगी, आपने होटल में स्टे किया होगा, फोटोग्राफ हो सकते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो सकती है। अगर आप ये कहें कि मैं उस मॉल में गया था और मेरी बीवी ने मुझे वहाँ चाटा मार दिया, उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं हो सकता। उसके लिए आपके पास सीसीटीवी की फुटेज हो सकती है, आपने अपने मोबाइल में वीडियो बनाई हो सकती है, या लेटर ऑन स्टेज पे आपने अपनी वाइफ के साथ चैटिंग की हुई हो सकती है कि यार देखो प्लीज़ उस दिन जो तुमने मेरे साथ किया मॉल में और मुझे इस तरह से सबके सामने थप्पड़ मार दिया, बहुत बुरा किया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में आ जाएगा, ये व्हाट्सएप चैट में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तो सब कुछ है। अच्छा, वो सीसीटीवी फुटेज भी, हाँ सही बात, और वो मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी, और ये व्हाट्सएप चैट भी। तो मैं ये समझाने की कोशिश करूँ कि हर एक स्टेज पे, हर एक फैक्ट में आपको एक तरह का एविडेंस नहीं मिलेगा। बट लॉ ये कहता है एविडेंस किसी भी तरह का हो, बट एविडेंस होगा तो हम बिलीव करेंगे।
Right. अदरवाइज दोनों ही लोग बोल रहे हैं ना, वाइफ कह रही है मेरे साथ गलत हुआ है, हस्बैंड कह रहा है मैंने गलत नहीं किया, तो किस पे विश्वास करें? या तो वो ये साबित कर दे कि मेरे साथ गलत हुआ है, या वो साबित कर दे कि मेरे साथ गलत हुआ। ठीक है, मतलब इस चलो आपने ये तो बता दिया एविडेंसेस के बारे में, बट समटाइम्स देयर आर फॉल्स डाउरी एंड डोमेस्टिक वायलेंस केसेस दैट आर बीन फाइल अगेंस्ट मैन और वुमेन, दोनों के अगेंस्ट हो सकता है, मतलब पार्टनर के अगेंस्ट। सो व्हाट आर द प्रोटेक्शंस अवेलेबल फॉर बोथ ऑफ देम? Dowry cases. This is one topic which is nowadays very much miscommunicated or people are misusing it. Dowry cases जो होते हैं वो डॉरी प्रोविजन एक्ट में डाले जाते हैं। जो 498 है या जो अभी नया हमारे पास BNSS आया है, उसके BNS के 85 जो सेक्शन है उसके अंदर का प्रोविजन, जो प्रीवियसली 498 के नाम से जाना जाता था, उसको डॉरी के प्रोविजन के नाम से फेमस कर दिया गया है। Okay. टेक्निकली इट इज क्रूअलिटी बाय हस्बैंड एंड देयर रिलेटिव्स। Okay. सो दिस इज डॉरी हैरेसमेंट, हाँ, dowry. not dowry demand. So it is not a dowry case. It is a cruelty by husband and their relatives. तो एक तो ये वाला पार्ट है, हमें इसको समझना पड़ेगा। जी। क्रूअलिटी के अंदर वो बोलती हैं, लिखती हैं कि मैं जिस दिन से शादी हुई उस दिन से मेरे साथ अत्याचार हो रहे हैं, और मेरे साथ, देखिए गलत और सही, झूठा केस है कि नहीं, इसका कोई फिल्टर फाइलिंग स्टेज पे तो नहीं है ना, वो चीज़ें हमारी एविडेंस की स्टेज पे मिलती हैं। कई बार ये देखा गया है, ऑब्वियसली इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट्स ने भी कई बार इस चीज़ को पॉइंट आउट भी किया गया है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो होते हैं वो लास्ट में झूठे पाए जाते हैं, उसको एग्जेजरेट करके बताया जाता है, ज़्यादा बताया जाता है। बट हाँ, बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर सही मायने में वो क्रूअलिटी की गई है। जैसे आपने देखा हो, कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है तो लोग ऑब्वियसली प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ज्वेलरी मेरे पास है, नहीं मैं नहीं दूंगा, लड़की के पास हो या लड़के के पास हो, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। सो सर, अभी थोड़ी देर पहले ना आपने बताया था कि देयर वर पेंडेंसी ऑफ केसेस इन इंडिया। मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल भी पढ़ा था, तो वहाँ पे ये था कि देयर आर पीपल जो अब केसेस, दे आर मतलब बेसिकली दे आर टेकिंग देयर केसेस फ्रॉम मतलब आउट ऑफ इंडियाज कोर्ट एंड दे आर फाइलिंग अब्रॉड। मतलब वो यहाँ वाले अपने डाइवोर्स केसेस बाहर भेज रहे हैं क्योंकि उनको लाइक 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बट यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आ रहा है, और वहाँ पे 5-6 महीने में उनको कंक्लूजन मिल जाएगा। सो दे आर टेकिंग देयर केसेस आउट। व्हाट इज़ द रीज़न, और क्या ये सही में हो रहा है? हाँ, ऐसा होता है, और फॉरेन में डाइवोर्सेस बहुत कंपैरेटिवली फास्ट भी हैं, बट दे आर नॉट ऑन दैट ग्राउंड्स जो आपके पास यहाँ अवेलेबल हैं। और इट इज़ ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव डिपेंडिंग ऑन केस टू केस कि फैक्ट्स क्या हैं आपके केस के। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी चला जाएगा वहाँ पे वो डिवोर्स लेके आ जाएगा, उसको कोई जुरिडिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो हर कंट्री के अंदर, हर कंट्री के लॉ के अंदर एक जुरिडिक्शन क्राइटेरिया है। ओके। किसी क्राइटेरिया में आपको 8 महीने वहाँ का रेजिडेंस होना चाहिए, किसी में 12 महीने का, किसी में 18 महीने का। ये चीज़ न्यूजीलैंड में अलग है, US में अलग है, सऊदी में अलग है। ये रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी। जब ये रिक्वायरमेंट जिन केसेस में पूरी होती हैं उस केस में हाँ ऐसा पॉसिबल है, लोग जाते हैं वहाँ डिवोर्स फाइल करते हैं। बट अगेन उसके अंदर भी टेक्निकलिटीज़ ये हैं कि आपने किन ग्राउंड्स पे वो डिवोर्स लिया है, ओके, और वो ग्राउंड्स इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं है। सो देयर आर लॉट ऑफ इफ एंड बट्स इन दीज केसेस। इसको हम क्रॉस बॉर्डर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बोलते हैं। इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर वो केसेस आते हैं जिन्होंने शादी इंडिया में करी, शादी के बाद फॉरेन सेटल हो गई, फॉरेन सेटल होने के बाद उनका डिस्प्यूट हो गया, एंड नाउ व्हाट टू डू, दे डोंट नो कि इंडिया में का लॉ एप्लीकेबल होगा या वहाँ हम कर लेंगे या यहाँ इंडिया आना चाहिए, या अगर वहाँ हो गया तो यहाँ की वैलिडिटी क्या है। उसके अंदर बड़ी डिफरेंट, क्या वो इंडिया में वैलिड होगा, वो जो भी दैट डिपेंड्स कि अगर आपने वो उन ग्राउंड्स को सेटिस्फाई किया है जो इंडिया में अवेलेबल है तो हाँ वो वैलिड हो सकता है, बट उसको डिक्लेयर कराना पड़ेगा। देयर इज अ डिफरेंट प्रोसीडिंग फॉर दैट। बट अगेन इन अ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, इफ योर स्पाउस इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड टू फाइल दैट केस, देयर आर डिफरेंट रेमेडीज अवेलेबल। अगर आप अब सपोज आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ
फॉरेन आपके लिटिगेशन को ले जाना चाहती है, आपको लगता है ऐसा। सो देर आर प्रोसीडिंग्स जो आप इंडिया में कर सकते हैं, जिससे कि वो इंजंक्शन दी जाती है, स्टे दे दिया जाता है, या उनको रोक लगा दी जाती है कि आप इस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को अदर देन दिस कोर्ट नहीं डिसाइड करा सकते। ओके So- आपके पास आते हैं ऐसे केसेस? जी बिल्कुल आते हैं। लाइक कोई एक दो आप एग्जांपल दे सकते हैं तो? थोड़ा मेरे केसेस में इसलिए मैं एग्जांपल देना अवॉइड करता हूँ, बिकॉज एट माय ऑफिस वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द प्राइवेसी ऑफ माय क्लाइंट्स। सो ऐसी कोई स्टोरी हो चुका है? हाँ, विदाउट नेम्स आई कैन से। Yeah, एक ऐसा केस था जिसके अंदर कपल, द हस्बैंड ट्राई टू शिफ्ट दैट जुरिडिक्शन टू न्यूजीलैंड। ओके सो उसकी वो इंटेंशन पहले डिस्क्लोज हुई थी, फिर हम लोगों ने उसके ऊपर इंजंक्शन सूट लगाया और फिर वहाँ से उसका कोर्ट ऑर्डर लिया कि भाई ये यहाँ जा सकता है। सिमिलरली एक केस में ऐसा हुआ जहाँ पर हमें फॉरेन में हस्बैंड ने केस किया और फिर हमने यहाँ इंडिया में वो सूट फाइल किया कि वहाँ वो कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकता, और यहाँ से अपनी लीगल ओपिनियन उस कोर्ट को भी सबमिट करी कि दिस इज़ नॉट राइट एज पर द इंडियन लॉ स्टैंडर्ड्स। और जब वो इंडिया में आया तो उसके लिए भी एक्शन। सो ऑल डिपेंड्स कि डिफरेंट केसेस कि क्या उनके फैक्ट्स रहे हैं। ऐसे भी बहुत केसेस हैं जहाँ पर उन्होंने डिवोर्स लिया और यहाँ पे हमने उनको डिक्लेयर करा दिया दैट इज़ वैलिड। ओके ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे उन्होंने वहाँ डिवोर्स लिया और यहाँ पे हमने उसको वॉइड डिक्लेयर करा दिया। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द केस टू केस। तो हर केस के फैक्ट्स अलग हैं, हर कपल के सर्कमस्टांसेस अलग हैं। किसी की शादी डिफरेंट तरह से हुई है, किसी के घर में डिस्प्यूट डिफरेंट तरह से हुआ है। इट इज़ लाइक योर फिंगरप्रिंट्स। So, sir, last but not the least, those people, yeah, those couples who are going through this unfortunate situation, divorce से go through कर रहे हैं, so what is your suggestion कि वो इस situation को कैसे better manage कर सकते हैं? How they can ensure कि ये केस जल्दी solve हो जाए, ये जो mental burden है ना वो उन पे बहुत लंबा ना खींचे? इसके अंदर सबसे पहले तो उनको अपने केस के ऊपर जो जानकारी या ये कहें कि अपडेट्स ऑन द डेट्स और द केस, दैट शुड बी देयर फर्स्ट प्रायोरिटी कि क्या उनके केस में हो रहा है। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में हमने देखा है कि क्लाइंट्स को पता ही नहीं होता कि उनके केस में क्या चल क्या रहा है, उनके ग्राउंड्स क्या हैं, उनकी लास्ट हियरिंग पे क्या हुआ, लास्ट हियरिंग कब थी, नेक्स्ट हियरिंग कब है। ऐसे भी बहुत सारे लिटिगेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ देयर ओन केस। तो ये पता होना चाहिए कि मेरे केस में क्या चल रहा है, क्या मेरे केस में ऑर्डर हुआ है। बहुत ज़्यादा भी नहीं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने की कोशिश करते हैं कि नहीं, जो इन्फॉर्मेशन समझने की वजह नहीं ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, तो सब कुछ भी रिटर्न में नहीं होता। बट एटलीस्ट इतनी ज़रूर पता होना चाहिए कि हाँ ये मेरा डेट था, इस पे ये हुआ, ये मेरे ग्राउंड्स हैं, इनके लिए मेरे पास ये डिवोर्सेस के ग्राउंड मेरे पास हैं, या मेंटेनेंस के या कस्टडी के ये मेरे पास एविडेंसेस हैं। ये सब चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। लॉयर ना बने, बट हाँ दे शुड बी इन्फॉर्म्ड। दे शुड बी इन्फॉर्म्ड कि हाँ होना चाहिए। और आइडियली वो चीज़ें आप पोलाइटली आप अपना पता भी कीजिए, थोड़ा अवेयरनेस भी रखिए कि जो चीज़ें ई कोर्ट्स पे गवर्नमेंट डोमेन में, पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे, वो तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको बेसिक अवेयरनेस होगी तो चीज़ें आप ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली मूव करेंगे। तो आपको अंधेरा अक्सर डर पैदा करता है। तो अंधेरे में ना रहें, रोशनी में रहें, मगर भ्रमित ना हो। रोशनी में जब आपको चीज़ पता चल गई ये वाइट इज़ वाइट, देन डोंट चैलेंज योरसेल्फ कि नहीं ये तो ब्लैक है। तो उस एक्सटेंट तक ना जाएं, एंजाइटी में ना जाएं। लिटिगेंट्स अक्सर ये मिस्टेक करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एंशियस हो के एंजाइटी में पैनिक हो जाते हैं बहुत जल्दी। कोई ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो देख लिया या कोई ऐसी मिसलीडिंग सब्जेक्ट कोई पढ़ लिया, ब्लॉग पढ़ लिया, नहीं सर ऐसे हो जाएगा, नहीं सर ऐसे हो जाएगा। तो लॉ इज़ वेरी लॉजिकल। अगर आप लॉजिकल माइंड यूज़ करेंगे चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और आपने जिस लीगल काउंसिल को एंगेज किया है उनके साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। बेसिक चीज़ें जब आएंगी और ड्यूरिंग दिस कंप्लीट प्रोसेस, बिकॉज इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स थिंग्स एंड विद द सेटलमेंट अर्लियर।
सो अगर टाइम मिलता है और गुड सेंसेस प्रिवेल ऑन बोथ द पार्टीज़, तो चीज़ों को सेटल करने के लिए ओपन माइंड रखना चाहिए। डिस्प्यूट हुए हैं, सेटल हो जाएंगे, टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, तो उन चीज़ों के लिए भी ओपन रहना चाहिए हर लिटिगेंट को। सो माई पर्सनल सजेशन टू द लिटिगेंट्स हु आर फेसिंग दिस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट कि अगर आप एविडेंसेस अपने प्लेस पे रखेंगे, आपके प्लीडिंग्स के सपोर्ट में आपके पास आपके एविडेंस अपनी जगह पे तैयार होंगे, और अगर आप इमोशनली स्टेबल रहेंगे, तो आप अपने लिटिगेशन को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि किस स्टेज पे क्या आप पार्टीज़ के बीच में सेटल हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उससे आपका टाइम बचेगा। जैसे एक 3 साल पुराना लिटिगेशन चल रहा था, वो जाके 3 साढ़े 3 साल में डिसाइड हुआ नेक्स्ट, और एक केस के अंदर फर्स्ट 6 मंथ में ही सेटलमेंट हुआ, दे कम इनटू म्यूचुअल डिवोर्स, वी क्लोज इट इन 6 days। ओके, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। अगर आप अपना टाइम बचा सकते हैं, वो इमोशनल ट्रॉमा बच जाता है, तो एटलीस्ट आपको रिकवरी हो सकती है, उसमें आप एक नॉर्मल लाइफ में वापस दे शुड रिहेबिलिटेट कर इन्वेस्ट देयर सकते टाइम देयर। हैं। आई डोंट थिंक सो, they should go for resolving this matter, they should enter into settlement if it is possible for them to opt for it। चलिए, थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम You're welcome। एंड सो मच ऑफ नॉलेज। होपफुली ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहे एंड एटलीस्ट उनको इस सिचुएशन में से निकलने में कुछ हेल्प करे, तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर मी एंड फॉर एवरीबडी एज वेल। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। Thank you very much।